गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे संघर्ष और तनाव, यानी कि जो सोवियत संघ से अलग हो गए थे गणराज्य, उनके बीच क्या क्या संघर्ष चलता रहा। सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 प्रभुता संपन्न राज्यों का उदय हुआ। पूर्व सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए गणराज्यों में आंतरिक संघर्ष और तनाव को हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। सबसे पहला है बच्चों, चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक आंदोलन। रूस के दो गणराज्यों चेचन्या व दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। मॉस्को ने चेचन्या विद्रोहियों से निपटने के जो तौर तरीके अपनाए और जिन गैर जिम्मेदाराना तरीके से सैन्य बमबारी को उसमें मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन किया, लेकिन इससे स्वतंत्रता की आवाज़ को भी दबाया नहीं जा सका। दूसरा है बच्चों, तजाकिस्तान में गृह युद्ध। मध्य एशिया में तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक गृह युद्ध चलता रहा, जो कि 1991 से 2001 के मध्य चलता रहा। तीसरा है बच्चों, अज़रबैजान में संघर्ष। अज़रबैजान एक प्रांत नगरनो कराबाख है। यहाँ के कई स्थानीय आर्मेनियाई लोग जो हैं वो अलग होकर आर्मेनिया में शामिल होना चाहते थे। जॉर्जिया में संघर्ष। जॉर्जिया के दो प्रमुख प्रांत जो हैं वो स्वतंत्रता चाहते हैं, जिस कारण वहाँ पे युद्ध चलता रहा। इसके अलावा जॉर्जिया में वर्तमान शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भी संघर्ष चलता रहा। यूक्रेन व किर्गिस्तान में आंदोलन। यूक्रेन व किर्गिस्तान में वर्तमान शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भी देश की जनता द्वारा आंदोलन का संचालन किया जा रहा था। नदी जल संबंधी विवाद। सोवियत संघ के विघटन के बाद बने कई गणराज्य और प्रांत आपस में नदी जल के बंटवारे के लिए भी उलझने लगे और कहीं कहीं पे हिंसा की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। विदेशी शक्तियों की इस क्षेत्र में रुचि बढ़ना, यानी मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार है। इससे इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ हुआ है, लेकिन इस कारण से ये क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा को भी अखाड़ा भी बन गया, यानी कि उसको भी हटाना चाहते थे और ये एक लड़ाई का मुद्दा बन गया। खनिज तेल जैसे संसाधनों की मौजूदगी के कारण ही चीन के हित भी इस क्षेत्र से जुड़े और चीनियों ने समीपवर्ती क्षेत्रों में आकर व्यापार भी करना शुरू कर दिया था। फिर है बच्चों, भारत और रूस के संबंध, यानी कि जब शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, शीत युद्ध खत्म हो गया, तो उसके बाद भारत और रूस के क्या संबंध थे। सबसे पहले तो दोनों देशों की जनता की अपेक्षाओं में समानता, यानी भारत रूस के आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षाओं से मेल खाते थे। भारतीय हिंदी फिल्मों के नायकों में राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक रूस के घर घर में जाने जाते थे। इस वर्ष हम वहाँ हिंदी फिल्मों के गीत बजते सुन सकते हैं और भारत यहाँ के जनमानस का भी एक अंग है। बहुध्रुवीय विश्व पर दोनों देशों का समान दृष्टिकोण, यानी रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। बहुध्रुवीय विश्व से इन दोनों का आशय ये है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियाँ विद्यमान हों, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी की व्यवस्था हो, अर्थात यदि किसी भी देश पर हमला हो तो सभी देश उसे अपने लिए खतरा माने और साथ में मिलकर के कार्रवाई करें। कश्मीर समस्या, ऊर्जा आपूर्ति तथा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों का समान दृष्टिकोण था। सैन्य संबंध। भारतीय सेनाओं को अधिकांश सैनिक साजो सामान रूस से प्राप्त होते थे। रूस को भारत के संबंध में सबसे बड़ा फायदा ये है कि भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। भारत को तेल तथा ऊर्जा की आपूर्ति, चूँकि भारत जो है वो तेल के आयातक देशों में से एक है, इसीलिए भी भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे, रूस ने तेल के संकट के समय हमेशा भारत की मदद की है। भारत रूस से अपनी ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। फिर है बच्चों, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस की विश्व राजनीति में भूमिका, यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तब रूस की विश्व के लिए क्या भूमिका थी। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। इसके बाद रूस एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने आया। रूस तथा राष्ट्रकुल,
यानी सोवियत संघ के गणराज्य कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में सोवियत संघ से अलग होने वाले 12 गणराज्यों यानी कि रूसी संघ, कजाकिस्तान, बेलारूस, यूक्रेन, मालदोवा, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो 11 राज्य थे, 12 गणराज्य थे, इनमें से 11 गणराज्यों के राष्ट्रपतियों ने 21 दिसंबर 1991 को एक समझौता करके स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल की भी स्थापना की। और जो ये समझौता हुआ था उसके अंतर्गत 11 गणराज्यों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ का स्थान रूसी गणराज्य को दिए जाने की सिफारिश की। सभी को राष्ट्रकुल का ये संस्थापक माना जाए तथा सबको समान अधिकार की मान्यता भी दी गई। 11 गणराज्यों को स्वतंत्र सार्वभौमिक माना गया। परमाणु अस्त्रों पर सदस्य राज्यों के राष्ट्राध्यक्षों का भी नियंत्रण स्वीकार किया गया। रूस का विश्व के अन्य राष्ट्रों से संबंध। अब रूस का अन्य राष्ट्रों से क्या संबंध था बच्चों? सबसे पहला येल्त्सिन और अमेरिका के घनिष्ठ राजनीतिक संबंध, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश व रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने राजनयिक संबंधों को भी स्थापित किया। अमेरिका राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में रूस को मान्यता प्रदान की गई। रूस नाटो समझौता, यानी रूस के राष्ट्रपति और नाटो नेताओं के बीच पेरिस में 27 मई 1997 को एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत 1997 को पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य व स्लोवाक गणराज्य को नाटो में 1999 तक शामिल होने के लिए निमंत्रण भी दिया गया। रूस तथा यूरोपीय राष्ट्र। रूस ने अपने विकास के लिए यूरोपीय राष्ट्रों के साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंध बनाने के लिए अनेक प्रयास किए। रूस और चीन, यानी रूस के राष्ट्रपति ने 1991 में चीन की यात्रा की और कई महत्वपूर्ण समझौते भी किए। इन समझौतों में सेंट संघाई समझौता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण था। रूस तथा जापान। 1997 में रूस और जापान मित्रता के मार्ग की ओर बढ़े। दोनों ने हॉटलाइन कायम करने का फैसला किया क्योंकि जापान की अधिक दिलचस्पी रूस के तेल और गैस भंडारों में थी। कुरिल द्वीप विवाद को भी दोनों देश ने अपनी सहमति से उसको निपटा लिया। विश्व राजनीति में रूस की गौण भूमिका, यानी कि सोवियत संघ के विघटन के बाद अब रूसी गणराज्य एक महाशक्ति नहीं रह गया था, यद्यपि उसके पास जो है कई अणु और परमाणु अस्त्रों क्षेपास्त्रों का भंडार है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से उसकी अर्थव्यवस्था इतनी जर्जर है कि उन अस्त्रों का प्रयोग भी वो नहीं कर सकता था। फिर है बच्चों भारत और सोवियत संघ। यानी कि इनका आर्थिक संबंध, इनके राजनीतिक संबंध, इनके सोवियत संघ के साथ भारत के सैन्य संबंध और सोवियत संघ के साथ सांस्कृतिक संबंध। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सोवियत संघ भारत का सबसे बड़ा साझेदार था। इस व्यापार का सालाना कारोबार 2000 करोड़ रुपए से ऊपर चला गया था। सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को ऐसे वक्त में मदद की जब ऐसी मदद कर पाना मुश्किल था। सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल जैसी मशीन संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी। भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी तब सोवियत संघ ने रुपयों के माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार किया। राजनीतिक संबंध में बच्चों, सोवियत संघ ने कश्मीरी मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ से भारत के दृष्टिकोण का समर्थन किया। और सैन्य संबंध में बच्चों, सैनिक साजो सामान के आयात और उत्पादन के मामले में भी सोवियत संघ ने जो है भारत का साथ दिया। और उसके अतिरिक्त लद्दाख के सीमांत पर तैनात सिपाहियों तक हथियार व रसद पहुंचाने वाले MiG-16 व MiG-32 हेलीकॉप्टर तथा मालवाहक जहाज भी भारत को सोवियत संघ ने ही सुलभ कराए थे। फिर भारत सोवियत का सांस्कृतिक संबंध, यानी शुरू से ही भारत और सोवियत संघ का यह प्रयत्न रहा है कि आर्थिक व सामरिक परिप्रेक्ष्य में संबंधों को सांस्कृतिक आदान प्रदान करके उसको जामा पहनाया जाए। तो बच्चों ये आपका क्या था, दो ध्रुवीयता का अंत। और हम इसको संक्षेप में इस प्रकार से समझ सकते हैं।